आप सभी को वो जुमला तो याद होगा कि देश को युवाओं का साथ पसंद है, लेकिन देश ने उस जुमले को हटा दिया, नकार दिया। अब आरएसएस कहता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ योगी का साथ पसंद है, मोदी का नहीं। ये मैं आज आपको बात ना अंदर खाने की बताऊंगा। जो आरएसएस की जो मीटिंग हुई है उसमें बातें निकली हैं कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें योगी जी का ही फोटो और उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा, मोदी का चेहरा कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात है कि ऐसा मतलब मोदी तो खुद में अपने आप में एक ब्रांड है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, मोदी को दरकिनार करने के पीछे की मंशा क्या है, ये सारे सवाल आपके ऊपर आए होंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करूं तो मैं आपसे ये कहूं कि आरएसएस को दोबारा से बैन करने की मांग फिर उठ चुकी है। आरएसएस दोबारा बैन होगा। अब आपसे एक सामान्य ज्ञान का सवाल पूछता हूं कि किस लोहा पुरुष ने आरएसएस को बैन किया था, और अगर उसकी वजह भी अगर मुझे आप बता देंगे वेल एंड गुड, नहीं तो आप नाम मुझे बता दीजिए, लेकिन चीटिंग मत कीजिएगा, गूगल मत कीजिएगा। शुरुआत से बताता हूं स्क्रैच से। अभी योगी आदित्यनाथ का बर्थडे था, ट्विटर पर नरेंद्र मोदी जी ने उनको विश नहीं किया। अब लोगों ने कयास लगाने शुरू किए कि इनके बीच में कुछ अनबन चल रही है और सही नहीं है, और योगी से मोदी जी बहुत नाराज़ हैं, इसलिए उन्होंने योगी को बर्थडे विश नहीं किया। लेकिन ये सारी बातें जब निकल के आती हैं पब्लिक डोमेन में, तो ये एक तरह से भाजपा के लिए, उनकी पार्टी के लिए गलत इमेज और छवि पैदा करने वाली है। तो कार्यकर्ताओं का जो मनोबल होता है वो टूटता है इन सबसे, ठीक है। अब होता क्या है, एक सवाल मतलब एक पक्ष निकल के आता है, कहा जाता है कि मोदी जी किसी को भी बर्थडे विश नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने योगी जी को बात की है फ़ोन से, उनको बर्थडे विश कर दिया है। यहाँ पर एक और बात निकल के आती है कि अब योगी को साइडलाइन किया जाएगा, क्योंकि 2022 में चुनाव अगर उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो बीजेपी पूर्ण रूप से हार जाएगी और कुछ काम नहीं होने वाला है। अब योगी को हटाना पड़ेगा, कोई दूसरा चेहरा लेके आना पड़ेगा। स्क्रैच से बता रहा हूँ पूरी कहानी में आपको। क्या इतना आसान है योगी को साइडलाइन कर देना, और साइडलाइन करने के बाद फिर एक ऐसे चेहरे को इंट्रोड्यूस करना जिस पे सबकी सहमति हो जाए, और एक इतना बड़ा नेता हो जो योगी के मुकाबले टक्कर दे सके और राज्य को चला सके? ये कुछ बुनियादी सवाल हैं, जिस बुनियादी सवाल को लेकर के आपको समझना होगा। ये आप एज अ पीआर वीडियो मत देखने लगना, है ना। थोड़ा सा मैं आपको चाहता हूं कि हर एक एस्पेक्ट में आप खोल करके सुनना शुरू करें। आपको याद होगा जब 2017 में चुनाव हुए थे तो योगी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, उनको अचानक इंट्रोड्यूस किया गया था कि हमारे सीएम ये होने वाले, राज्य को ये चलाने वाले हैं। योगी का नाम इंट्रोड्यूस करने के पीछे आरएसएस का नाम था। मोदी जी को फ़ोन जाता है, आरएसएस संघ प्रमुख का फ़ोन जाता है। ये सारे अनऑफिशियल बातें हैं, लेकिन निकल के आती हैं कि आरएसएस से फ़ोन जाता है मोहन भागवत जी का, और मोदी से मांग की जाती है कि योगी आदित्यनाथ बनने चाहिए। अब ये हैरान करने वाला कह सकते हैं एक फैसला था या एक मांग थी आरएसएस की तरफ से। वो इसीलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ आरएसएस से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन हाँ वो संघ परिवार से जुड़े हुए थे। जैसे हम देखा कि आरएसएस से डायरेक्टली जो अमित शाह और मोदी जुड़े हुए थे, वैसे उस तरीके से योगी आदित्यनाथ नहीं जुड़े हुए थे। तो एक ऐसा था। अब आरएसएस ने प्रमोट इसीलिए किया क्योंकि जो योगी की छवि थी वो नरेंद्र मोदी जी के ऑल टुगेदर उसके कमतर या उसके बराबर थी, यानी कि कुल मिला के एक अल्टरनेट खड़ा करने की तैयारी थी। अब योगी की इमेज यूपी में काफ़ी अच्छी और हिंदुत्ववादी की रही है, विकास की जैसी भी इमेज रही है। विकास तो कितना हुआ ये सबको पता, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते ही हैं, लेकिन जो छवि रही है योगी आदित्यनाथ की वो कट्टरवादी हिंदू की रही है। आपको पता है योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी जी के बाद एक सेकंड स्टार कैंपेनर है। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन देख लीजिए, आप चाहें केरला के इलेक्शन ले लीजिए, हर बार उनको प्रमोट किया जाता है। और आप कहें कि एकदम से उनको हटा देंगे तो नुकसान बीजेपी को ही होना है, और उनको भी नुकसान बीजेपी का होगा। कैसे वो आगे 4 पॉइंट में बताऊंगा। लेकिन मैं बात कर रहा था कि योगी की जो इमेज थी वो फार्मर एजिटेशन के बाद खराब हो गई, कोरोना की सेकंड वेव की बात पूरी खराब हो जाती है। जो इन्होंने ग्लोबल कंपनी को ना हायर किया था, एक ग्लोबल ये कंपनी है, एमएनसी है, अपनी इमेज को ब्रांड बनाने के लिए, सुधारने के लिए खरबों रुपए खर्च किए थे, तो वो भी सुधार नहीं पा रही थी। फिर सुनने में आता है कि दरार तकरार हो रही है। तो क्या इतना आसान था योगी आदित्यनाथ को हटा करके दूसरे नेता को आगे लाएं और उसको प्रमोट करें कि ये राज्य को चलाएंगे? इतना आसान है? बिल्कुल नहीं साहब, इतना आसान नहीं है। इसके पीछे कई सारे वजह हैं। योगी का जो कद है वो पार्टी के अंदर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में जब चुनाव लड़ा गया था 2017 में, तो सुनने में आ रहा था कि वो सीएम बनेंगे, लेकिन होता क्या है दोस्तों, एकदम से सीएम बनते हैं योगी आदित्यनाथ, और केशव प्रसाद मौर्य की हालत ये है कि उनकी इमेज इतनी ख़राब हो चुकी है, उनको अंदर साइड से उनको साइडलाइन कर दिया गया है। और अभी तक किसी का भी कद बीजेपी में योगी आदित्यनाथ जितना बड़ा नहीं है जो स्टेट को चला सके। ये एक पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि बिल्कुल सही भी है।
दूसरी बात, जो योगी आदित्यनाथ की छवि है वो काम की नहीं, कट्टर हिंदूवादी की है। और कट्टर हिंदूवादी की वजह से जो योगी आदित्यनाथ का जो कोर वोटर है वो बहुत बड़ा है और बहुत, मैं कहूँ, समर्थित है। तो इसकी वजह से भी योगी को साइडलाइन करना थोड़ा सा मुश्किल इनके लिए होने वाला है। और दूसरी बात, अगर योगी को अगर ये साइडलाइन करेंगे तो वोटर डिसअपॉइंट होगा। सिंपल सी बात ये है कि नुकसान बीजेपी को होने वाला है। तीसरी बात, अगर योगी को निकाल भी देते हैं तो क्या वो रिवोल्ट नहीं करेंगे, जैसे कल्याण सिंह ने किया था, येदुरप्पा साहब ने किया था, केशु भाई पटेल ने किया था। जब रिवोल्ट होगा तो नुकसान बीजेपी को अल्टीमेटली होने वाला है ना। और ऐसी कई सारी वजह हैं जिसको लेकर के इतना आसान नहीं होता है सिर्फ कमेंट को पास कर देना कि अब ऑल्टरनेट तैयार हो चुका है और योगी को निकालने वाला है। तो सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो ये तो सारी बात हो गई, आपको एक बेसिक सा मैंने आपको बता दिया कि क्या हुआ। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अभी जो आरएसएस की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर जो बात हुई है उसमें क्या बात निकल के आई है। वो ये है कि पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शन हुआ था, स्टार कैंपेनर के तौर पर नरेंद्र मोदी जी थे और अमित शाह, तमाम सारे लोग गए थे, योगी जी भी गए थे। वहाँ का जो चुनाव ये लोग हारे हैं, वहाँ से चुनाव हारने के बाद जो विश्लेषण निकल के आया है उसी की वजह से संघ ने बोला है कि हम अब नरेंद्र मोदी जी के चेहरा को हम प्रमोट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ योगी के नाम पर चुनाव को लड़ने वाले हैं। संघ का मानना है कि क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखने से उनकी छवि को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब योगी को खरा उतरना है। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी अपने साथ लेकर के संघ आएगा, उनके साथ ये भी बातचीत चल रही है, संघ की अंदर खाने ये बात चल रही है। अब ये फोटो आप देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी से उद्धव ठाकरे साहब मिले हैं। आप सभी को पता है कि शिवसेना एनडीए से अलग हो चुकी है, ये बात आपको पहले पता होगी। अब आरएसएस क्या चाहता है कि शिवसेना को साथ लिया जाए, शरद पवार को साथ लिया जाए। अब यहाँ मीटिंग चल रही है मोदी जी की और उद्धव ठाकरे की, इसके सियासी मायने अपने आप में बहुत अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आरएसएस की दिल्ली में हुई बैठक में सर संचालक मोहन भागवत थे और दूसरी बात एक दत्तात्रेय साहब थे, उनकी मौजूदगी में सारे निर्णय लिए गए हैं। और उन्होंने कहा है कि निर्णय लेना उनकी मजबूरी है क्योंकि वेस्ट बंगाल के बाद जो इमेज को क्षति पहुंची नरेंद्र मोदी जी की, वो नुकसान बीजेपी के पार्टी को है। और विधानसभा चुनाव में जो हार है बीजेपी की, उसकी वजह से रणनीति को बदलना पड़ रहा है। अब यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने और कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो एंटी मुस्लिम कर दी है, जिसका खामियाजा इनको पश्चिम बंगाल में भुगतना पड़ा है। 70% से ज़्यादा जो वोट है वो एक तरफा पड़ा है और नुकसान बीजेपी को इसकी वजह से हुआ है। ये आंकड़े वो है जो आरएसएस के अंदर से निकल के आए हैं, ये भी बात मैं आपको बता रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान है और तकरीबन 75 सीटों पर उनका सीधा दखल है। अगर नरेंद्र मोदी जी को लाया जाता है वो एंटायर मुस्लिम वाली फिर पॉलिटिक्स चलेगी और ध्रुवीकरण होगा, तो नुकसान बीजेपी को होने वाला है, ऐसा आरएसएस का कहना है। अब जब योगी आदित्यनाथ के भी बयान ऐसे कुछ आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो बिल्कुल मुसलमानों के लिए कितना खरा खोटी बोलते हैं, लेकिन उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर ये भी है कि मुसलमान उनसे इतना ज़्यादा मैं कहूँ तो नाराज़ नहीं है जितना मोदी जी से नाराज़ होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर योगी की अगर आप इमेज देखेंगे तो वो मुसलमान विरोधी बिल्कुल नहीं है। गोरखपुर के साथ जुड़े इलाकों में मुसलमानों ने पिछड़ों में गोरखनाथ मंदिर पर भरोसा किया है। अहम बात पर गंभीरता से अगर विचार किया जाए तो यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने की सोच रही है। अभी तक मुस्लिम उम्मीदवारों को बीजेपी नहीं उतारती थी, ये बीजेपी को लेकर के हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता। वैसे ये सारी बात हुई आरएसएस के अंदर की। अब आपने देखा कि मोदी और योगी के बीच के संबंध थे वो अच्छे नहीं हैं, ये हमारी बात मीडिया के सामने निकल के आती है। अब हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी सामने आते हैं और उसके बाद ट्वीट आता है योगी आदित्यनाथ का, वो अपने आप मेरे टाइमलाइन पर आ गया था। तो उसमें ना देखते हुए, टीवी को देखते हुए और नरेंद्र मोदी जी को सुन रहे हैं और आभार भी व्यक्त किया है। तो ऐसे फुटेजेस सामने आए ताकि ये एक मैसेज देश की जनता के बीच में जाना चाहिए कि कोई मनमुटाव नहीं, सब कुछ अच्छा है। अब आप एक बात समझिए, जो देश के जो ताकतवर नेता जो खड़े हैं, अगर उनके बीच में तकरार होती है ना तो उसका सब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो इफेक्ट होता है वो उनके कार्यकर्ताओं पर होता है और इसको पार्टी का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और ये इसी छवि को सुधारने के लिए, या फिर ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी छवि बना दी गई, पता नहीं, कई तरह से एनालिसिस किया जा सकता है। तो यही है, छवि को सुधारने के लिए ये इस तरह की फुटेजेस सामने आए हैं। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि क्या योगी आदित्यनाथ पर जो बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स हैं, क्या वो दाव लगाने को बिल्कुल तैयार हैं? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि योगी आदित्यनाथ का इन कॉरपोरेटर्स के साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा संबंध नहीं रहा है, लेकिन अभी सुधारने की कोशिश की है।
लेकिन फिर भी सोचिए, नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड है उस पर पैसा कितनी आसानी से लगाया जा सकता है। सवाल यहां पर बनता है, योगी आदित्यनाथ पर कितना मुश्किल होगा पैसे को इकट्ठा करना, और चुनाव बातों से नहीं पैसों से जीते जाते हैं। और दूसरी बात, 2022 को अगर आप 2024 के साथ जोड़ करके चलेंगे तो क्या दिल्ली की रास्ता लखनऊ होकर के जाएगी? अगर आप विश्लेषण करने की सोच रहे हैं तो आप समझिएगा कि देश के 80 सांसद देने वाला ये यूपी ये तय करेगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। देश के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, एक दो को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी यूपी से हुए हैं। अगर आप देखेंगे, शुरुआत करेंगे नेहरू जी से, और अगर आप आ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, ये दोनों यूपी से हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति भी यूपी से है। मैंने बताया कि आरएसएस को बैन करने की मांग फिर कहां से उठनी शुरू हो गई है। ये पूरा जो मामला है ना, आप यह है जम्मू कश्मीर का ही पूरा मामला है। वहां पर एक लिस्ट बनवाई जाती है कि आप देखिए कितने ऐसे अधिकारी हैं इस समय जो कि आरएसएस से लिंक्ड हैं, और उनकी लिस्ट बना करके दी जाए। अब अटकलें लगना शुरू हो जाती हैं, क्या आरएसएस को बैन किया जाएगा? ऐसी अटकलें क्यों लग रही हैं, तो पूरा संदर्भ आप समझ लीजिए। अब एक खबर है जनसत्ता की, हूबहू मैं आपको बताता हूं। जम्मू कश्मीर में विभिन्न विभागों में जो अधिकारी काम करने वाले हैं, उनके बैकग्राउंड की पड़ताल करने के जो आदेश दिए गए थे, अब उस आदेश को वापस ले लिया गया है। बैकग्राउंड की पड़ताल की खबर के बाद यह अफवाह फैलने लगी थी कि जम्मू कश्मीर में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 19 अप्रैल को महाप्रशासनिक विभाग के उप सचिव मलिक सुहेल ने आरटीआई का हवाला देते हुए कहा कि सभी सरकारी विभागों को अपने उन कर्मचारियों व अधिकारियों की सूची जमा करने को कहा है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। और आरटीआई को दाखिल करने वाले व्यक्ति थे सुधीर कुमार, उनका नाम है। ठीक है, अब देखिए जो कर्मचारी हैं उनके आरएसएस के साथ संबंध के बारे में पूछा गया था, और इसके हवाले से जानकारी मांगनी गई थी, और वो कौन कौन से शख्स हैं उसकी बात पूछी गई थी। अब कई कर्मचारियों ने इसको लेकर मुद्दा बनाया और कहते हैं आरएसएस कोई प्रतिबंधित तो है नहीं, उसके साथ अगर कोई व्यक्ति जुड़ा भी है तो इसमें समस्या क्या है? अगर प्रतिबंधित होता और हम उससे जुड़े होते तो दिक्कत होती। इस तरह का डेटा केवल प्रतिबंधित संगठनों का रखा जाता है। अब यहाँ पर सवाल एक ये है कि जानकारी मांगी, बैकग्राउंडर मांगा, और आपको लगा ऐसा क्यों कि इसको प्रतिबंध या बैन किया जा सकता है? तो इसका मतलब ये है कि मार्च 2019 में चलिए, जहां आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के बाद तत्कालीन राज्य सरकार ने अलगाववादी जमात-ए-इस्लामी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ लोगों को यह आशंका हो गई थी कि क्या इसी तरह से जानकारी लेने के बाद आरएसएस को भी बैन किया जा सकता है। ये कोरी अफवाह निकली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अभी तक। तो कुल मिला के दोस्तों, ये था मेरा वीडियो, छोटा सा एनालिसिस। कैसा लगा मुझे बताइएगा। इस वीडियो को शेयर 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे कीजिएगा। बाकी मेरी हर बात से आप सहमत हो जरूरी नहीं है, और आप किस बात से सहमत हैं वो भी मुझे बताइएगा, वो मेरी जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।